जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो है ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। शिवम सर का जो है मैथ का रियल नंबर का जो है वीडियो अपलोड हो गया है, वो दोनों वीडियो को देखें, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया है। और जो भी बच्चे जो हैं जिनका सपना होता है कि कंपटीशन का तैयारी करें, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस से और इस तरह का जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन वाला है आर्मी, उनके लिए जो है चंपारण शिक्षा केंद्र पे अभी जो है बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, उसमें जो है आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। 3 वीडियो आ चुका है बिहार दरोगा का। तो आप जो है चंपारण शिक्षा केंद्र पे जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। कंपटीशन का जो भी बच्चे तैयारी करने का सोच रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसाधन किसे कहते हैं, ह्यूमन यानी मनुष्य एक संसाधन है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और सारा उसका प्रकार। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे संसाधन को नियोजन पे, उसके संरक्षण पे, भारत में संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन पे और संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्या कदम उठाए गए हैं, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो हमारा जो है संसाधन नियोजन, रिसोर्सेस मैनेजमेंट, पहला हमारा है रिसोर्सेस मैनेजमेंट यानी संसाधन नियोजन। तो अगर बोले कि संसाधन नियोजन क्या है, देखिए मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा है, इसको आप समझिए। संसाधन नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन नियोजन कहते हैं। आप अभी आपको याद हो जाएगा, एकदम अच्छे से आप समझ जाएंगे। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का क्या मतलब है, तो हम इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए संसाधन है, तो संसाधन किसी एक हाथ में आ गया। मान लीजिए कि कोयला ही है, कोयला किसी एक आदमी के पास में रहे तो बाकी लोग को कितना दिक्कत होगा। तो संसाधन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए, हर लोगों के पास हो। अगर हम एग्जाम्पल से समझाएं तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए घर में परिवार में 5 लोग हैं, ठीक। आपका खाना है, खाना बना, 5 लोगों में किसी एक ने सारा खाना खा लिया, तो आप ही सोचिए जो 4 लोग हैं वो तो भूखे रह जाएंगे। और वही खाना को अगर हम 5 में बांट दे तो संसाधन का क्या हुआ, नियोजन। तो आप क्लियर समझ गए होंगे संसाधनों का नियोजन किसे कहते हैं। अब हम और थोड़ा इसको विस्तार करें कि भारत के विषय में हम अगर संसाधनों के नियोजन पर चर्चा करें कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और ये मैंने नीचे में घेर रखा है, ये समुद्र है। और देखिए, तो भारत में हम जानते हैं कि भारत बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पे कहीं बहुत पठार है, कहीं रेगिस्तान है, जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में रेगिस्तान है। कहीं बहुत ज़्यादा नदी है तो कहीं नदी नहीं है, कहीं सूखा पड़ता है। तो भारत का जो है कहीं पे बहुत अधिक कोयला है तो कहीं पे बिल्कुल भी कोयला नहीं है, कहीं उर्वरक है, कहीं चूना पत्थर है, कहीं नहीं है। तो भारत का जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है भारत में। और देखिए, जैसे ऊपर का एक हिस्सा है तो हिमालय है यहाँ, और यहाँ पे जो है आपका पठारी, ये पहाड़ वाला एरिया है। यहाँ पे दूसरे किस्म का पेड़ पौधा, दूसरे किस्म का संसाधन मिलता है। ये बीच वाला जो एरिया है ये प्लेन है, यहाँ पे खेती होती के लिए काफ़ी अच्छा मतलब मिट्टी है, भूमि है, यानी यहाँ का जो भूमि संसाधन है काफ़ी अच्छा है। जो पहाड़ वाला एरिया है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे आपको जो है खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आसाम हो गया, वहाँ चाय आराम से उगता है। कहीं दूसरे तरह का जानवर पाया जाता है, कहीं भेड़ बकरी पाया जाता है, कहीं पे ऊँट पाया जाता है। तो भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। तो यहाँ जो है दूसरी जो प्रमुख बात है कि यहाँ बहुत पॉपुलेशन है। हम जानते हैं कि चीन के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन में। तो इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए यहाँ का जो रिसोर्सेस है वो भी वितरण उसका जो है एक समान नहीं है। उसको अच्छे से लोगों के बीच में नियोजन करना, इसी को हम बोलते हैं भारत के लिए संसाधन का नियोजन। भारत के लिए संसाधन का नियोजन। देखिए, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखे कि कैसे जो है भारत के लिए संसाधन का नियोजन कर सकते हैं, कैसे भारत में हम संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं।
तो हम चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए गुजरात का एक जगह है भुज, यहाँ पे सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसी तरह राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है, वहाँ जो है सौर ऊर्जा, इसके अलावा पवन ऊर्जा, इस सब का हमको भारी मात्रा में हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो बिहार में जो है आपका, देखिए हम छोटा सा नक्शा बनाते हैं बिहार का, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं। तो बिहार में यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, तो यहाँ पे भी हिमालय रीजन है। यहाँ आपका कैमूर हो गया नीचे में, ये आपका चंपारण हो गया, ये कैमूर हो गया, और इधर फिर है औरंगाबाद, बांका, ये सब है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको चूना पत्थर मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में चूना मिलेगा। बिहार के बीच से गंगा गया है, बिहार के बीचों बीच रफली जो है काटते हुए गंगा गया है। और तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे खेती होती के लिए बहुत बढ़िया है, उपजाऊ भूमि मिलता है। तो संसाधनों का इस तरह वितरण है, तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में खनिज जो है, खनिज और कोयला, ये बहुत अधिक मात्रा में है। आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? आपको बताना है किस ईस्वी में जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तब जो है हमारा कोयला और खनिज वाला संसाधन हमसे अलग हो गया। और मैं इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। जिन्हें भी पता है वो कमेंट में जरूर लिखे। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत है, और राजस्थान में जानते हैं सूखा पड़ता है। इसी तरह जो लद्दाख है वह बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, अलग थलग है। तो ये सब जो है संसाधनों का अनिश्चित वितरण है, और इसको जो है अच्छे ढंग से नियोजन करना ही नियोजन कहलाता है। तो आप अच्छे से, हमको लगता है, समझ गए होंगे कि संसाधनों का नियोजन क्या है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा पॉइंट है वो है संसाधनों का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। ध्यान रखेंगे, इसको काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, कि संसाधनों का संरक्षण कैसे करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें मैंने 3 नाम लिखा है, महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो महात्मा गांधी जो कि बहुत बड़े दार्शनिक और चिंतक थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, जो आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, हमारे राष्ट्रपिता। तो वो जो है वो काफ़ी मतलब सोचने का उनका बहुत क्षमता ये था। वो जो है बहुत अच्छा एक बात कहे, उसको मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी ने बोला है कि हमारे पास, यानी हमारे भारत में, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत पर्याप्त संसाधन है। हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारे पास पेटी, यानी पेटी मतलब बक्सा भरने के लिए संसाधन नहीं है। तो कितना अच्छा उन्होंने बात कहा कि हमको जितना खाने, जितना जिंदा रहने के लिए, या फिर जो हमारा मूलभूत है उसके लिए हमारे पास संसाधन पर्याप्त है, लेकिन कोई सोचेगा कि अपना पूरा घर भर ले, तो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है। तो ये उनका था। उसके बाद महात्मा गांधी दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट बोले थे। उनका दूसरा पॉइंट क्या था कि जो ये मशीनीकृत है, यानी मशीनों है, उसका वो विरोध करते थे। बोलते थे मशीनों के वजह से संसाधन का बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्रास होता है, यानी पेड़ काटना है तो मशीन आएगा, पेड़ वाला तुरंत काटते गया। उसके बाद में दूसरा इससे समस्या उत्पन्न होता है कि पर्यावरण को इफेक्ट होता है, और तीसरा इससे एक और नुकसान है, बेरोजगारी बहुत बढ़ता है। अगर मशीन आदमी का जगह लेने लगेगा तो फिर धीरे धीरे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उनका मानना था कि जो है पब्लिक को, आदमी को काम मिले, और आदमी को काम मिलेगा तो बेरोजगारी घटेगा और लोगों का जीवन जो है अच्छा होगा। तो ये गांधी जी का विचार था। दूसरा जो नाम है वो है मेधा पाटेकर। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, ये भी समाज सेवी थे, समाज के लिए काम करते थे। इनका जो आंदोलन था काफी नामी था, और प्रश्न में आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव जो है आपको यहाँ से रहेगा। इनका मूवमेंट था नर्मदा बचाओ। तो मेधा पाटेकर का क्या था? नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ के ये नेता थे। ये था मेधा पाटेकर का। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आदमी बहुत ही अच्छा समाज सुधारक थे, और एक बड़ा ही नया और रोचक कहानी है।
हुआ क्या था कि इनके गांव में जो है पेड़ काटने के लिए उधर से कुछ सरकारी काम निकला, तो पेड़ काटने के लिए सब लोग आया। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा और इनके गांव के सब लोगों ने क्या किया कि वृक्ष से चिपक गए, वृक्ष से चिपक गए कि आपको काटना है पहले, तो पहले मुझे काटिए फिर पेड़ को काटिए। तो ये मूवमेंट काफी फेमस हुआ था। इसका नाम है चिपको आंदोलन, इसका नाम है चिपको आंदोलन। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन, याद रखेंगे। ये सबसे आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये तीनों जो थे भारत के लोग थे जो कि संसाधन संरक्षण के लिए अपना अपना ढंग से काम किया। अब देखिए संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय काम हुआ। कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों ने संसाधन के संरक्षण और पर्यावरण को जो है सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस विषय में जो है 1968 में क्लब ऑफ रोम, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले इसका वकालत किया कि हम लोग जो है संसाधनों का बहुत ज़्यादा मिस यूज कर रहे हैं, जितना मर्जी हो रहा है, जंगल का जंगल काट रहे हैं, जीव जंतु को मार रहे हैं और कोयला पे कोयला निकाल रहे हैं। तो ये बहुत वकालत किया कि नहीं, संसाधन का जो हमको है उपयोग बढ़िया से करना होगा जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। तो 1968 में जो है क्लब ऑफ रोम द्वारा इसकी वकालत की गई। अब हम देखते हैं दूसरा जो है स्टॉकहोम में 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में, याद रखेंगे ये स्टॉकहोम में 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। 5 जून को जो है इसमें एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 5 जून को क्या मनाने का निर्णय लिया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये काफी अच्छा जो है शुरुआत थी कि हाँ हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इस कदम में जो नेक्स्ट है एक पुस्तक है जो कि आपका सुमशेर की है। पुस्तक के लेखक सुमशेर जी हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये एक्चुअली क्या था कि गांधी जी का विचार था कि संसाधन का संरक्षण और पर्यावरण को प्रदूषण होने से कैसे बचाएं, इसको इन्होंने इस किताब में लिखा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसको भी याद रखेंगे आप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और ये बड़ा स्टेप था, ये जो कदम है बहुत बड़ा था और इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और ये हुआ था जून 1992 को रियो दी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 को रियो दी जेनेरो में हुआ था। 178 देशों ने, देखिए 178 देशों के जो बड़े बड़े नेता थे इसमें गए थे। और इसमें जो है क्या कहता है, ये रियो दी जेनेरो ब्राजील में है और यहाँ पे जो है पर्यावरण के लिए मीटिंग रखा गया। और एक इम्पॉर्टेंट कदम क्या उठाया गया, देखिए इसमें एक फॉर्मूला आया जिसका नाम है एजेंडा 21। इसमें फॉर्मूला जो है उसका क्या नाम है? एजेंडा 21। याद रखेंगे इसको। एजेंडा 21 क्या है आपसे सीधा पूछा जाएगा। तो ये कहा जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था जून 1992 में, उसमें एक फॉर्मूला लाया गया था एजेंडा 21 और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास UNCED द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था कि 21 कार्यक्रम दिया गया और उस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय लेवल के साथ साथ लोकल लेवल पे भी कहा गया कि इसको लोकल लेवल पे भी आप करें। नेक्स्ट जो है हमारा है सेकेंड यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में। 5 वर्षीय भी इसको कहते हैं क्योंकि 5 वर्ष में हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें नया और थोड़ा आगे जाके कदम उठाएगा, लेकिन डेट याद रखेंगे, जगह। उसके बाद तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्योटो सम्मेलन। क्योटो जो है जापान में है। यहाँ भी बहुत सारे देशों के लोग इकट्ठा हुए, लगभग देखिए यहाँ पे 159 देशों के लोग इकट्ठा हुए थे। 1997 में ये हुआ था और इसमें जो है प्रमुख चीज़ों पे बात हुआ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस हुआ, इन सब चीज़ों पे बात हुआ। 6-7 तरह के जो है गैस को जो है कम यूज करने का बात हुआ। इसमें कुछ मैंने यहाँ प्रमुख लिख दिया, CO2 हो गया, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, HFC, NO2O, सल्फर, इन सब गैसों पे जो है कम यूज करने का चर्चा हुआ। तो ये जो है इम्पोर्टेंट था, आप याद रखेंगे क्योटो। क्योटो जो है सम्मेलन जापान और डेट 1997। अब जो है इम्पोर्टेंट है इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में जो अंतिम है वो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, 10 साल के बाद जोहान्सबर्ग। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय था।
एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, भारत जो है, भारत भी ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों में पीछे रहा है। भारत में भी जो है पंचवर्षीय योजना नाम से कार्यक्रम चलता था, जिसे कैसे संरक्षण किया जाए, संसाधनों का अच्छे से यूज और वितरण पे ध्यान दिया गया था। पंचवर्षीय योजना जो है चालू किया गया था भारत में, जिसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। और चलते हैं हम आगे। अब हमारा जो आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सतत विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, हम 2 से 3 बार आपके लिए रिपीट करते हैं कि आपको अधिक से अधिक चीज यही याद हो जाए। एक बार वीडियो देखिए, आपके दिमाग में एकदम घुस जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है समझिए। सतत डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि वर्तमान के लिए संसाधनों के उपयोग के साथ साथ, यानी कि वर्तमान में भी संसाधनों के उपयोग के साथ साथ हमारे भावी यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित करना सतत विकास है। यानी आज के वक्त में जो संसाधनों का यूज है उसको करने के साथ साथ, जो बहुत अधिक मात्रा में हम नहीं करेंगे, लिमिटेड वे में करेंगे, ताकि हमारा फ्यूचर के लिए भी संसाधन जो है बचे। ऐसा नहीं कि आज मोटरसाइकिल में और आज चला रहे हैं तो अचानक से बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आज भी थोड़ा थोड़ा चलाना है, काम भर कार पेट्रोल जितना ये सब है यूज करना है, लेकिन इतना एक्सेस नहीं करना है कि आज ही खत्म हो जाए, हमारा जो फ्यूचर का जनरेशन है वो देख भी ना पाए। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। यानी कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए संसाधनों का उपयोग को करना ही है, साथ में फ्यूचर में जो कि हमारा भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना ही सतत विकास कहलाता है। अब हमको लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अब आज रहने दीजिए, हम आगे देखेंगे आपको संसाधन के जो है और संसाधनों को हम देखेंगे। जैसे कि अब हम सेपरेट पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया मिट्टी, संसाधन का एक प्रकार है। मिट्टी का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि भारत में कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है, और एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जल संसाधन, जल का कैसा वितरण है, कहाँ कहाँ है। तो ये सब चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। धन्यवाद।